करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, आदर्श गैस समीकरण में आर का मान है। पहले तो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो आर का वैल्यू है, यानी जो नियतांक होता है, गैस नियतांक, उसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स किलो इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल मिश्रण है। पीतल जो है किस किस का मिश्रण है, इनमें से ऑप्शन देख सकते हैं। और इनमें से पीतल जो मिश्रण है, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर जो है पीतल बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इनमें से मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तो या हाइड्रोजन। इनमें से जो है ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी पर, इनमें से पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु तत्व जो है ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसके अलावा अगर धातु तत्व पूछे तो वो पारा होगा, यानी मरकरी होगा, Hg मरकरी। तो ध्यान रखेंगे, अगर धातु पूछा जाए तो पारा जो है सही आंसर होगा, और अगर अधातु पूछा जाए तो ब्रोमीन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। आसुत जल जो है किस विधि से प्राप्त किया जाता है। आसुत जल प्राप्त किया जाता है आसवन के द्वारा। तो आसवन के द्वारा आसुत जल को प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। एक तरह से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो वास्तविक ठोस होते हैं, प्रॉपर सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इनके प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्म में ये होते हैं। लेकिन कांच एक ऐसा पदार्थ है जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और कांच को एक और बात ध्यान रख सकते हैं, कांच को अतिशीतित द्रव्य भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि कांच जो होते हैं पुरानी खिड़कियों के, धीरे धीरे वो ऊपर से पतले नीचे से मोटे होते जाते हैं, यानी बहुत धीमी गति से जो है कांच लिक्विड स्टेट में बहता है ऊपर से नीचे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अब क्रिस्टलीय बताना है, इनमें से प्लास्टिक, रबर, ये अक्रिस्टलीय है, इनका कोई प्रॉपर सॉलिड स्टेट नहीं है। सही आंसर इसमें है क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध बताना है, चाय, मृदा, मृदा है ये, हवा, ये सब मिश्रण होते हैं शुद्ध पदार्थ। इनमें से तांबा हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। इनमें से नाभिकीय विखंडन से कौन सा कथन संबंधित नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और इसके अलावा कैडमियम इनमें से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में आप देख सकते हैं ये यूकेपीएससी एक्साइज पीरी 2015 में पूछा गया है। तो ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन कवर कर लोगे तो केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, ये श्योर है। नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा होता है उसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है तो उसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन किया जाता है, यानी अभिक्रिया जो उसमें होती है उसे नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, क्या होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन, कार्बन का हाइड्रोजन में परिवर्तन, या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, या हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन परिवर्तन हो जाता है हीलियम में। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बिजली संयंत्र में काम में लाया जाने वाला परमाणु ईंधन है। इनमें से कौन सा परमाणु ईंधन जो है परमाणु नाभिकीय संयंत्र में काम में लाया जाता है ईंधन के फॉर्म में। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु बिजली संयंत्र में परमाणु ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 जो है उसका प्रयोग किया जाता है बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? अणु नहीं, परमाणु होना चाहिए, परमाणु का भाग नहीं है। तो परमाणु आपको पता ही है, परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है परमाणु के भाग हो गए और इनमें से प्रोटॉन जो है परमाणु का भाग नहीं होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो नाभिक जो होता है परमाणु का, मान लो ये कोई परमाणु है, ये इसकी कक्षाएं हैं, ये केंद्र में इसका, ये परमाणु है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी कक्षाएं हैं। तो नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक जो है इनमें से किसने खोजा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन का पता है सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, और थॉमसन जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन ने की थी। ये भी फैक्ट्स आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणुक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो परमाणु भार जो है किसी तत्व का, उसको AMU में व्यक्त करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रख सकते हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, तेजाब वर्षा या एसिड रेन भी इसको कहते हैं हम। तो तेजाब वर्षा जो है निम्न में से किस प्रदूषण के कारण होती है? पर्यावरण में कौन सा प्रदूषण के कारण जो है एक तरह से एसिड रेन या तेजाब वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो अम्ल होता है, सिरका जो कि यूज़ करते हैं, जैसे चाउमीन वगैरह खाते होंगे आप लोग, तो सिरके का प्रयोग किया जाता है। सिरके में जो है एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है नींबू या खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड, और मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में होता है, और लैक्टिक अम्ल जो है हमारा दही में होता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं एसिड्स। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान वैसे नॉर्मली 7.4 हम बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो 7.35 से लेकर 7.45 तक मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच जो वैल्यू है वो क्या दर्शाता है? इनमें से निगेटिव से फोटो बनाने में काम लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। तो पीएच क्या दिखाता है कि कोई घोल जो है एसिडिक है या बेसिक है। ये 0 से लेकर 14 तक की स्केल होती है, और अगर 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, और 7 से कम पे, 7 से अगर कम है लेस देन 7 तो वो एसिड होता है यानी अम्ल होता है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो बेस होता है, क्षार होता है। तो ये फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों का रस, जैसे फ्रूट जूस अगर निकाल के रखें तो उसको जो परिरक्षित किया जाता है, तो उसके लिए कौन से केमिकल का यूज करते हैं? तो उसके लिए जो केमिकल यूज होता है वो होता है सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फलों के रस के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पीएच का प्रास कितने से कितने के बीच होता है? तो 0 से 14 पीएच प्रास होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो यानी वर्षा जल का पीएच मान जो है कितने से कम हो जाए कि उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो जब पीएच वैल्यू जो है बारिश के पानी की 5.4 से कम हो जाती है तब उसको हम एसिड रेन कहते हैं या अम्ल वर्षा कहते हैं, तेजाब वर्षा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। उदासीन का मतलब पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न, मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है? यानी मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाए कि हमारे दंत क्षय जो है प्रारंभ हो जाते हैं? तो सही आंसर इसका है, अगर 5.5 से हमारे मुंह की पीएच वैल्यू कम हो रही है तो हमारा दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो यानी जब भी आपको दांतों में ऐसी समस्याएं आती हैं तो समझ आना चाहिए कि कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, पीएच वैल्यू से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। तो 5.5 से अगर कम हमारे मुंह के अंदर का पीएच का मान हो जाता है तो दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अभी हमने देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो मुख्यतः SO2। अगला प्रश्न, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में जो अम्ल होता है वो टैनिक एसिड होता है यानी टैनिक अम्ल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग होता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो वहाँ पर बेंजोइक अम्ल का होता है। जैसे फलों के रसों के लिए बेंजोएट था, सोडियम बेंजोएट, तो बेंजोइक एसिड जो है वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे डिब्बे बंद जो भी फूड होते हैं उनमें ये ऐसे एक तरह से बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी मैं बता चुका हूँ, सेब में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है।
टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है, और फार्मिक एसिड जो है चींटी का डंक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। लैक्टिक एसिड तो पता ही है, दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो कोका कोला जो ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं उसमें खट्टा स्वाद जो होता है पता होना चाहिए एटलीस्ट कि किसके कारण होता है। तो वो उसमें फास्फोरिक एसिड होता है जिसके कारण कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े तांबे के मिश्र धातुओं का है? यानी कौन सा जोड़ा ऐसा है जो तांबे के साथ किसी और धातु से मिलकर बना हुआ है? तो हमने पीतल पढ़ा था कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का होता है, तो इसी तरह से पीतल और कांसा इसका सही आंसर है। इसमें तांबा जो है, इन दोनों में ही तांबे की मिश्र धातु का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेड डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। यानी जो डबल रोटी ब्रेड होता है उसमें जो है हानिकारक रसायन कौन सा प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसका नाम है पोटेशियम ब्रोमेट, जो है एक हानिकारक रसायन है जो प्रयोग किया जाता है डबल रोटी को बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये तीनों कार्बन के ही अपर रूप हैं। हीरे ये सारे कार्बन से ही मिलकर बनते हैं। बलुआ पत्थर जो है कार्बन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी जल है एक, तो भारी जल क्या है? एक तरह से भारी जल, इनमें से जो सही आंसर है वो मंदक है। भारी जल का फॉर्मूला जो है D2O होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि भारी जल को किससे डिनोट करते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड हम इसको बोलते हैं। मंदक के रूप में जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वहाँ पर मंदक के यानी अभिक्रियाओं को थोड़ा सा धीमा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, ये सॉफ्ट धातुएं होती हैं। इनमें से कौन सी है? इनमें से सोडियम है। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत सॉफ्ट धातुएं होती हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद है? अगर वायुमंडल की बात करेंगे तो नाइट्रोजन है। हमें पता है 71% नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। लेकिन अगर पृथ्वी पर बात करें कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन होता है। ह्यूमन बॉडी में भी ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्यूमिनियम विनिर्माण का प्रमुख स्रोत है। यानी एल्यूमिनियम किस से निर्मित होता है? तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से निकलेगा। इनमें से ये बताना है हमें कि एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा एक तरह से। तो सही आंसर है बॉक्साइड अयस्क जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है इससे। और यहाँ पर साइडेराइट है, मैग्नेटाइट, ये दोनों तो हो गए लोहे के, यानी ये आयरन के अयस्क हैं, लोहे के अयस्क हैं साइडेराइट और मैग्नेटाइट। और हेमेटाइट भी एक ध्यान रख सकते हैं, ये कैसिटेराइट होता है। कैसिटेराइट जो अयस्क है ये टिन का अयस्क होता है, टिन का, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एक परमाणु शक्ति संयंत्र जिस सिद्धांत पर काम करता है वो है संलयन है, तापीय दहन है, या ए और बी दोनों हैं, या फिर दोनों ना होके विखंडन है? तो सही आंसर जो है विखंडन है। परमाणु शक्ति संयंत्र जो है विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंखें धोने में प्रयुक्त होने वाला अम्ल है, आंखें धोने में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर इसका बोरिक एसिड जो है पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है आंखें की सफाई करने के लिए। अगला प्रश्न है, H2O2 के रोगाणु रोधक के रूप में कार्य कारण है इसका मतलब क्या कारण है कि इसका प्रयोग जो है रोगाणु रोधक के रूप में करते हैं? तो H2O2 जो है ऑक्सीकारक गुण रखता है, इस वजह से इसका रोगाणु रोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। H2O2 का जो नाम है वो उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। जैसे अगर H2O क्या है, H2O पानी है, और अगर 2 ऑक्सीजन के अणु इसमें जुड़ गए तो ये परऑक्साइड हो जाता है। तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है O2, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फिटकरी है, फिटकरी क्या है? कभी फॉर्मूला भी पूछने को आ सकता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और होल थ्राइस 24H2O, इतना लंबा फॉर्मूला होता है एक तरह से फिटकरी का, ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है, सामान्य सा है। और द्विक लवण होता है, ये सही आंसर जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पानी में घोले जाने पर सीसी हिसिंग की आवाज़ पैदा करता है? तो आपने देखा होगा जब भी आप चूना लाते हैं, चूने को पानी में मिलाते हैं तो वो सीसी की आवाज़ करता है। तो वो जो चूना होता है वो बिना बुझा चूना होता है। जब आप उसमें पानी मिला लेते हैं तो वो बुझा हुआ चूना हो जाता है। तो बिना बुझा चूना होता है, इसका फॉर्मूला जो है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है CaO। और अगर इसमें पानी मिला देते हैं तो ये बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क हिम क्या होती है? शुष्क हिम यानी शुष्क बर्फ़ की बात कर रहे हैं, तो शुष्क बर्फ़ क्या होती है? तो शुष्क बर्फ़ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोती की रासायनिक संरचना है, यानी मोती जो होता है हमारा पर्ल, उसकी रासायनिक संरचना क्या है? तो मोती जो होता है वो एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, और यही आपका संगमरमर भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें से सीमेंट का मुख्य इंग्रेडिएंट्स है वो बताना है। तो इसमें से जो चूना पत्थर होता है वो सीमेंट का मुख्य संगठक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? बॉक्साइड हमने अभी देखा था एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, क्या होते हैं ये? मृतोपजीवी, पराश्रयी, प्रोटोमटनी होते हैं या फिर सहजीवी होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ये सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज को अवशोषित करती हैं, या हिंदी में परावैंगनी तरंग, परावैंगनी किरणें भी लिख के दे सकता है, तो ध्यान रखना है दोनों ही चीज़ें। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व जो है, जो ऑक्सीजन के साथ यह तत्व जो है कैल्शियम है। अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या है? ये एक तरह से चूना है, यानी बिना बुझा चूना होता है और उच्च गलनांक वाला ये होता है, लेकिन क्या करता है यह यौगिक जो है जल में विलेय है, पानी में ये घुल जाता है, तो ये तत्व क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि बिना बुझा चूना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, NaCl जो है नमक का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉक्साइड किसकी कच्ची धातु है? इनमें से बॉक्साइड तो हमने कितनी बार देख लिया, एल्यूमिनियम का। अगर बॉक्साइड आ जाए ना तो वो छूटना नहीं चाहिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदूषण नहीं फैलाता है? इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? ये कैडमियम हो गया, निकल हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारी धातुएं ऐसी हैं जो प्रदूषण फैलाती है, तो इसका मतलब सही आंसर हमारा है तांबा जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक रंजक है? रंजक यानी डाई है, जैसे हम डाई यूज़ करते हैं, अगर हेयर डाई होती है तो इसी तरह का रंजक है, तो इनमें से है इंडिगो। इंडिगो जो है एक रंजक है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेफ्लॉन का सामान्य नाम है? टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम होता है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम जो है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन जो है एक तरह से टेफ्लॉन का सामान्य नाम होता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। तो ये ध्यान रखना है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, यानी इसमें C2F4 होते हैं इसमें, यानी F4 होते हैं, तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, बाकी एथिलीन होता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। मार्स गैस है, इनमें से मार्स गैस जो है, मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो पेट्रोल जनित आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक विस्फोटक है? विस्फोटक बताना है, इनमें से कौन विस्फोटक है। अब इनमें से एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन पता है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी गैस है, कोई विस्फोटक नहीं है। DDT जो है इसका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है, ये DDT, ये एक तरह से खरपतवार नाशक होता है, खेतों में हम एक तरह से खरपतवार नाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं DDT का, तो DDT हो गया खरपतवार नाशक। और अगर बात करें TNT की, तो इसका नाम है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन ये होता है, और यही एक तरह से विस्फोटक होता है, बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है ये। TNT हमारा सही आंसर है। MRI तो पता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, जो कि हेल्थ चेकअप के लिए यूज किया जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स की जो है डिटेल इमेज ये दिखाता है। तो MRI तो एक तरह से मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो TNT हो गया विस्फोटक, DDT हो गया खरपतवार नाशक, ऑक्सीजन हो गई बहुत ज़रूरी हमारे लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरका में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है? तो सिरका हमने अभी देखा था, सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। बाकी मैलिक सिट्रिक ये मैं बता चुका हूँ। एसीटोन व मेथिल अल्कोहल के मिश्रण से एसीटोन को किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? अगर एसीटोन हो और मेथिल अल्कोहल हो तो किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? तो अल्कोहल जो होते हैं वो एक तरह से क्या आश्रित हो जाते हैं, यानी भाप बन जाता है इनका, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो D है, प्रभाजी आसवन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है? तो ये जो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है ये एस्पिरिन है। एस्पिरिन एक तरह की दवा है जिसका प्रयोग जो है बुखार में या दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों ने बहुत बार एस्पिरिन को यूज़ किया होगा, जरूर किया होगा। तो एस्पिरिन क्या है, एक तरह से इसका जो नाम है वो है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्रुप B में पूछा गया है कभी। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? पॉलीमर यानी बहुलक। बहुलक जो है एकलक इकाइयों के संयोजन से, बहुत सारी एकलक इकाइयों के मिलने से बहुलक बनता है, तो इनमें से बहुलक कौन सा नहीं है, तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर C, कैप्रोलैक्टम जो है एकलक होता है, बाकी नायलॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सारे के सारे पॉलीमर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन रबड़ के व्यापारिक वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है गंधक का। गंधक को आप सल्फर भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यानी यूरिया उर्वरक अगर बनाना हो तो इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? वैसे तो लिक्विड अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से लिक्विड अमोनिया से बनता है यूरिया, लेकिन यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का प्रयोग जो है यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग एक विधि है जो पुराने जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? अभी हमने देखा था कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन से ही मिलकर बने हैं तो कार्बन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होते हैं? तो खानों में जो है अगर मीथेन के साथ हवा मिल जाती है तो अधिकतम विस्फोट हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, यानी वनस्पति घी जो हम प्रयोग करते हैं उसकी अपेक्षा हमें तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तेल में क्या होता है? असंतृप्त वसाएं होती हैं, क्योंकि अगर आप संतृप्त वसा का यूज़ करते हो तो संतृप्त वसा हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकती हैं, और जो हमारी वेसल्स होती हैं यानी ब्लड वाहिकाएँ होती हैं, रक्तवाहिनिकाएँ होती हैं, उनको जाम कर सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, तो हृदय के लिए हानिकारक होती हैं। खासकर जो हृदय रोग से पीड़ित रहते हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक होती हैं संतृप्त वसाएं। तो हमेशा तेल का प्रयोग करने की सलाह देते हैं चिकित्सक। जैसे हो गया कि मांस हो गया या घी हो गया, प्योर घी, वो संतृप्त वसाएं हैं तो उनका कम से कम उपयोग आपने देखा होगा, जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको बोला जाता है, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, इसलिए चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें वनस्पति घी की अपेक्षा तेल का प्रयोग करना चाहिए, तो जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन सी गैस उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। अगला प्रश्न देखिए, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? तो हरित गृह प्रभाव का सीधा सा अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एलपीजी में रिसाव पता लगाने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो सही आंसर इसका है C2H5SH या C2H6S। वही बात हो गई। ये क्या है? ये एक तरह से इथाइल मरकैप्टन है, इथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन मिथाइल हो या इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। मरकैप्टन का वजह से C2H6S हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है NH2CO NH2 होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? एक तरह से स्नेहक के रूप में या लुब्रिकेंट के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वो इनमें से है ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेटिक फाइबर था। यानी एक तो प्राकृतिक रेशे होते हैं, हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं जो कि पेड़ पौधों और वनस्पतियों से हमें उपलब्ध होते हैं। एक मानव निर्मित, जो मानव जो है केमिकल से बनाए या फिर प्रयोगशाला में जिसका स्वयं निर्माण करे, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो प्रथम जो रेशा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, प्रथम रेशा जो मानव द्वारा निर्मित था वो रेयॉन था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? यानी पॉलीथीन बनाने में किसका उपयोग किया? पॉलीथीन एक बहुलक है जो कि एथिलीन का बहुलक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुल मिलाकर ये थे केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने वो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना भी। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो लवणीय जल में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनमें देख लीजिए ऑप्शन, सही आंसर हमारा है हेलोफाइट्स कहते हैं, जो लवणीय जल में उगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, RH फैक्टर नाम का आधार है। तो जो RH फैक्टर होता है हमारा ब्लड में, तो RH फैक्टर जो है उसका नाम का आधार क्या था? तो उसका नाम का आधार रीसस बंदर है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, कौन सा पक्षी इनमें से है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? ROARO के प्री में पूछा गया है क्वेश्चन, आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, तोता। अगला प्रश्न, मैमथ पूर्वज थे, इनमें से किसके पूर्वज जो है मैमथ थे? तो मैमथ जो पूर्वज थे वो हाथी के पूर्वज थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो कीट जो है अकशेरुकी होते हैं, यानी कह सकते हैं कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं। तो इनमें से मच्छर हो गया, खटमल हो गया, घरेलू मक्खी हो गया, ये सब इंसेक्ट हैं, लेकिन मकड़ी इनमें से कीट नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक या अवयव हैं, तो वो जैविक और अजैविक होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सभी पक्षियों के लिए सही है?
ऐसा कौन सा कथन है इनमें से जो सभी पक्षियों के लिए सही है? पंख होते हैं और उड़ सकते हैं, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। अंडे देते हैं और ऊष्माशोषी होते हैं, तो कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं। दंत नहीं होते और लाल रक्त कणिकाओं में के केंद्रक नहीं होता। तो सही आंसर जो इस प्रश्न का है वो यही है कि दंत नहीं होते हैं और लाल रक्त कणिकाओं के केंद्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? खमीर भी हम बोलते हैं ईस्ट को। तो ईस्ट इनमें से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? राइबोफ्लेविन का, शर्करा का, विटामिन सी का या फिर प्रोटीन का? तो सही आंसर इसका हो जाएगा शर्करा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है ईस्ट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत बीज रहित संवहनीय पादप सम्मिलित होते हैं? ये प्लांट्स की कैटेगरीज हैं। इनमें से कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें संवहनीय पादप और बीज रहित होते हैं? बीज रहित पादप जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स होते हैं, संवहनीय होते हैं लेकिन बीज रहित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक सैक या लाइकेन का प्रकाश संश्लेषी सहजीवी प्राय होता है। तो सैक यानी लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल का सहजीवन होता है। कवक और शैवाल दोनों सहजीवी फॉर्म में रहते हैं। कवक यहाँ पर जो है उसको आश्रय प्रदान करता है, शैवाल उसके लिए भोजन निर्माण का कार्य करता है। तो सही आंसर इसका है हरी शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषी सहजीवी प्राय जो है लाइकेन के साथ होता है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सही कथन बताना है इनमें से। होमो इरेक्टस की एशियाई उत्पत्ति थी, ऑस्ट्रोलिपिथिसायन की ऑस्ट्रेलियन उत्पत्ति थी, होमोसेपियन की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी या होमोसेपियन की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी? तो सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर डी, होमोसेपियन की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुई थी। होमोसेपियन यानी जो मानव का नाम है होमोसेपियन, तो उसकी उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुई थी। निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म माना जाता है? इन जंतुओं में बताना है कि कौन सा जीवित जीवाश्म माना जाता है। तो स्फिनोडॉन एक ऐसा जंतु है जिसे जीवित जीवाश्म माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पादप समूह को पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है? तो पादप जगत के उभयचर जो होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइटा ऐसे समूह हैं जिनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया था? तो पादपों के वर्गीकरण की जो प्राकृतिक प्रणाली है उसको कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आवृतबीजी जिम्नोस्पर्म्स में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें एक तरह से जो अंडाशय होता है, अंडाशय उनमें अनुपस्थित होता है अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म्स में। अगला प्रश्न, कौन सी फफूंद डबल रोटी पर उगती है? तो डबल रोटी पर जो फफूंद होती है या डबल रोटी में प्रयोग की जाने वाली जो फफूंद है, फफूंद यानी कवक, तो कवक है, वो कवक है। कवक पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि फफूंद लिख के दे आपको क्वेश्चन में। तो सही आंसर इसका है खमीर या ईस्ट। अभी मैंने बताया था इसका नाम जो है ईस्ट भी है। अगला प्रश्न, ओंकोलॉजी अध्ययन है। ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन। हाल ही में ROARO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंसर का अध्ययन जो है ओंकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगर पक्षियों का पूछे, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी भी ध्यान रख सकते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? डॉल्फिन जो कि एक तरह से मछली होती है डॉल्फिन, तो एम्फीबिया है, पिसीज है, स्तनधारी। सबसे खास बात यह है कि डॉल्फिन में पिसीज यानी मछली में और स्तनधारी में कंफ्यूज नहीं होना है। मत्स्य वर्ग में नहीं आता बल्कि स्तनपायी जगत में आता है डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर सलीम अली थे एक विख्यात। तो डॉक्टर सलीम अली जो है एक बहुत विख्यात जो है पक्षी वैज्ञानिक थे, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सलीम अली एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो यह आपके लिए आज का प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। तो मछलियों में, सरल सा प्रश्न है, मछलियों में गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं। तो सेलुलोज और स्टार्च दोनों में ही प्लस माइनस ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का स्कंदन बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो रक्त के थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। तो विटामिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? मांसपेशीय प्रोटीन इनमें से कौन सा है? तो मांसपेशिया, अगर आपको याद रखने के लिए, मांसपेशिया, मांस किस में आ रहा है? मांस मायोसिन। तो मायोसिन जो है मांसपेशीय प्रोटीन होता है एक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। तो एमिनो एसिड जो है
अमीनो एसिड में मेन रूप से जो है नाइट्रोजन होता है, तो प्रोटीन का मुख्य तत्व जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि है वो किसकी कमी के कारण धीमी वृद्धि होती है? सही आंसर इसका है प्रोटीन की कमी अगर ह्यूमन बॉडी में हो जाए तो मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को, जो कठोर परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है दिन भर, तो उसको कितनी मैक्सिमम ऊर्जा की आवश्यकता जो है 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की उसको आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है, लार से एक एंजाइम निकलता है टाइलिन, एक तो ये ध्यान रखेंगे, लार से निकलने वाला एंजाइम। तो लार जो पचाने में सहायक होती है वो स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। स्टार्च को तोड़ने का काम जो है लार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह या कब्रिस्तान, यानी आरबीसी की कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, कब्रगाह नहीं आए तो कब्रिस्तान आ सकता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो सही आंसर इसका है तिल्ली या प्लीहा भी बोल सकते हैं, प्लीहा, या इंग्लिश में बोलें तो स्प्लीन। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा तिल्ली में जो है आरबीसी की एक तरह से मृत्यु हो जाती है, यूं कह सकते हैं, कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह रुधिर वर्ग जिसमें एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो ऐसा रुधिर वर्ग बताना है जिसमें एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप ओ में नहीं होता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सर्वदाता होता है, यानी सभी को रक्त दे सकता है ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति। तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अब का अभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में लिम्फोसाइट स्राव करने वाली मुख्य ग्रंथि है। तो लिम्फोसाइट का स्राव करने वाली मुख्य ग्रंथि कौन है? तो वो थाइमस ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखिए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो जब हमारे वृक्क जो हैं वो कार्य करना बंद कर दें तो वृक्क जो है अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, उनका एक तरह से वहाँ पर प्योरीफाई करते हैं और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो रक्त में नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ जो हैं उन वो जमा होने लगते हैं। अगर वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देंगे तो अवशिष्ट पदार्थ जमा होने लग जाते हैं, और जो कि यूरिया के फॉर्म में होते हैं, और इस तरह का अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उससे यूरीमिया बीमारी कहते हैं। तो यूरीमिया बीमारी हो सकती है, यूरिया जैसे पदार्थ जो कि नाइट्रोजन के अपशिष्ट होते हैं वो शरीर में जमा होने लग जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन इनमें से केसिन है, हीमोग्लोबिन पता है ब्लड में पाया जाता है, मायोसिन अभी बताया हमने मांसपेशियों का प्रोटीन है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ। कोलेस्ट्रॉल होता है जंतु वसा में जो एनिमल फैट होता है उसमें उपस्थित वसीय अल्कोहल होता है कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन ब्लड का लाल रंग जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड का ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर हैं। अगला प्रश्न, जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब, जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब जो है यानी ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब जितना ब्लड प्रेशर है, मान लो 120 अगर ब्लड प्रेशर है तो वो वायुमंडलीय दाब से 120 एक्स्ट्रा ज़्यादा है। मतलब एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एस्पिरिन पिछले वीडियो में भी बताया था, एस्पिरिन एक दवा है जो कि बुखार रोकने और दर्द कम करने में प्रयोग की जाती है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे जिन्होंने पिछला वीडियो ठीक से देखा है। एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, दर्दनाशक है, हमने पढ़ा था, सही बात है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है, यह खून के थक्के नहीं जमने देता, यह न्यूरोलॉजिकली तंत्रिका रूप में सक्रिय दवा है। तो न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है, यह भी सही है। खून के थक्के नहीं जमने देता, यह गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया क्या है? एक आनुवंशिक रोग है, ये जो है ब्लड का रोग है जिससे हमारा रक्त प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। इनमें से पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो पीलिया से दुष्प्रभावित होने वाला जो अंग है वो हमारा लीवर है, यकृत है। अगन्या से बताया इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कोरोना वायरस को जो अपना नाम प्राप्त हुआ वो उसके आनुवंशिक पदार्थ के
आकार के कारण हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पीत ज्वर का संचरण होता है, तो पीत ज्वर यानी येलो फीवर का संचरण जो है किसके द्वारा होता है? तो ये एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा होता है। सही आंसर हो जाएगा एडिस एजिप्टाई मच्छर। अगला प्रश्न देखते हैं, दात्र कोशिका अरक्तता रोग है। दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया इसको बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। यह रोग जो होता है ये ब्लड वाहिनियों का होता है, रक्त कोशिकाओं का होता है, रक्ताणुओं का होता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं में यह रोग पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में दात्र कोशिका अरक्तता जो रोग है सिकल सेल एनीमिया होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता है? तो प्रतिरोधक क्षमता जैसे कि आपने सुना होगा कोविड-19 के दौरान कि एंटीबॉडी डेवलप करनी है बॉडी में, इसलिए वैक्सीन का प्रयोग कर रहे थे। तो एंटीबॉडी जो है प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू का जो कारक होता है वो विषाणु होता है, वायरस होता है H1N1। इन्फ्लुएंजा वायरस इसका नाम है। अगर नाम ध्यान रख सकते हैं तो नाम ध्यान रखिए, क्योंकि कभी नाम पूछ लेता है वायरस का। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? तो पर्यावरणीय समस्याओं के कारण डीडीटी एक कीटनाशक था जो कि फसलों में कीटों को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। खरपतवार नाशक भी ये होता है। तो डीडीटी का प्रयोग जो है अब कम किया जाने लगा है, क्योंकि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसके केमिकल्स जो हैं हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अरक्तता यानी रक्त की कमी निम्न में से किन विटामिन की अल्पता के कारण होती है? तो विटामिन जो है B3 और B12 ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी के कारण अरक्तता हो जाती है शरीर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रोग हवा के द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा फैलने वाला रोग इनमें से बताना है। तो इनमें से जुकाम, निमोनिया, तपेदिक सभी जो हैं हवा जनित रोग हैं। अगला प्रश्न देखिए, पायरिया बीमारी है। पायरिया जो है वो मसूड़ों की बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी हो गई पायरिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग बताना है इनमें से। तो विषाणु जनित रोग इनमें से जो है चेचक है, स्मॉल पॉक्स है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल जनित रोग नहीं है? जो जल जनित रोग नहीं है वो बताना है। तो आपको पता है हैजा, अतिसार और पेचिस जो है ये दूषित जल के कारण ही होते हैं। मलेरिया जो है जल जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्रीय आरएनए विषाणु मेजबान शरीर में लंबे समय तक अव्यक्त चरण में रह सकता है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को हानि पहुंचाता है? ऐसा वायरस कौन है जो आरएनए वायरस है? पहली बात, और शरीर में लंबे समय तक अव्यक्त चरणों में, मतलब सो नहीं होगा कि वो वायरस हमारी बॉडी में है, तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को हानि पहुंचाता है। तो ये वायरस का नाम है HIV वायरस। अगला प्रश्न है, निम्न में से जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग इनमें से जीवाणु जनित है? तो जीवाणु जनित रोग इनमें से जो है वो तपेदिक हो गया, टीबी जो है वो जीवाणु द्वारा फैलता है। पोलियो का कारक है। पोलियो का कारक क्या है इनमें से? पोलियो का कारक जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विषाणु होता है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पोलियो का कारक जो है आरएनए वायरस होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यानी एक तरह से एकल तारयुक्त बोल सकते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 विद्यमान धातु है। विटामिन B12 जो है उसमें कौन सी धातु विद्यमान रहती है? तो इसमें कोबाल्ट विद्यमान रहती है, और हमने अभी अभी पढ़ा था कि विटामिन B12 की कमी से अरक्तता हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंग में विकास के कारण मनुष्यों में मधुमेह की बीमारी हो जाती है? यानी डायबिटीज रोग जो है वह अग्न्याशय से संबंधित है, पैंक्रियाज, क्योंकि पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और इंसुलिन हार्मोन जो है एक तरह से मधुमेह में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड ज्वर जठर तंत्र पथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथ में होने वाला गंभीर संक्रमण है, इसकी उत्पत्ति होती है। तो टाइफाइड का जो वाहक है एक तरह से वो है साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न देखिए, इबोला विषाणु के कारण होता है। इबोला विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? इबोला जो है एक खतरनाक वायरस है, बहुत चर्चा में भी रहा है पिछले कुछ सालों में। तो रक्तस्रावी बुखार इसके कारण हो जाता है। अनुस्तंभ टिटेनस होता है। टिटेनस क्या होता है इनमें से? बैक्टीरिया द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, या फिर प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो सही आंसर इसका है टिटेनस जो है एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। बीटाडीन आपने सुना होगा, प्रयोग भी किया होगा रोगाणुरोधी के रूप में। एंटीबैक्टीरियल लिक्विड है ये, जिसमें पाया जाता है, यानी जब कहीं पे कट जाता है या फिर चोट लग जाती है तो बीटाडीन का अक्सर प्रयोग होता है। तो इसमें जो है आयोडीन होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? विषाणु से नहीं होगा जो रोग, उसका नाम बताना है। तो इनमें से जो है हैजा जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है। मिनीमाता जो व्याधि होती है वो जो है पारद विषाक्तता, यानी एक तरह से पारद यानी मरकरी।
मरकरी विषाक्तता के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो हमने अभी देखा था इबोला वायरस जो है वो एक तरह से रक्तस्रावी ज्वर या बुखार उत्पन्न करता है, चेचक इसका गलत है। तो यानी पहला ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, सही नहीं है। बाकी जीव सांख्यिकी जो पहचान है वो अंगुली छापन यानी फिंगरप्रिंटिंग, आइरिस स्कैन के लिए प्रयोग की जाती है। क्लोनिंग जो है आनुवांशिक प्रतिकृति है। क्लोन जीव जो होते हैं वो सेम एज इट इज पेरेंट्स की तरह होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है पैतृक या अपराधी की पहचान के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनने के लिए चाहिए होता है? तो कौन सा विटामिन है जो ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो वो विटामिन जो है वो विटामिन के होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग बताना है। जीवाणुओं से जो रोग उत्पन्न होता है वो तपेदिक है, टीबी है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन हार्मोन प्रयुक्त होता है। मधुमेह अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बॉडी में इतना इंसुलिन नहीं बनता है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन तक दिए जाते हैं। एफ.जी. बेंटिंग ने इसकी खोज करी थी। अगला देखिए, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो उसको ल्यूकोमिया कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो हैं रक्त कणिकाओं, व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है। तो प्रति मिनट ये तो 72 पर मिनट है ना। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में रक्त समूह हो सकते हैं। तो उनके बच्चों में जो रक्त समूह होंगे वो या तो बच्चे ए बी पॉजिटिव होंगे या ए पॉजिटिव भी हो सकते हैं या बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का संबंध जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता है। अगला प्रश्न देखिए, तनाव की अवस्था में मनुष्य में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो तनाव की अवस्था में जो है मनुष्य में एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है जो तनाव को बैलेंस करने में मदद करता है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट ग्रंथि है और एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है बॉडी के लिए। 3F हार्मोन भी हम इसे कहते हैं, फाइट फ्लाइट फियर वाला हार्मोन। अगला प्रश्न देखिए, पेसमेकर निम्न में से किसकी क्रिया नियंत्रित करता है? तो पेसमेकर जो है वो हार्ट की क्रिया को नियंत्रित करता है। ईईजी का उपयोग किसकी कार्यप्रणाली को मॉनिटर करता है? तो ईईजी जो है ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है और यह जो है हमारे मस्तिष्क का एक तरह से चेकअप करने के लिए, जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होता है तो हार्ट के लिए होता है ईसीजी और ईईजी होता है मस्तिष्क के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में कोई एक हार्मोन रुधिर शर्करा की मात्रा घटाता है। तो हमने अभी पढ़ा था मधुमेह के रोग के उपचार के लिए यानी शर्करा की मात्रा को घटाएगा तो वो हार्मोन हो गया इंसुलिन हार्मोन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रतिजन एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है? तो एंटीजन पदार्थ जो है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, टीबी नामक बीमारी जो है किससे होती है? सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया। टीबी जो है बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? तो डेंगू बुखार जो है एक विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। तो जैसे दमा जो है फेफड़े से संबंधित है, कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित है? तो कंजक्टिवाइटिस जो है हमारी आईज से रिलेटेड होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फल पकाने का हार्मोन है। फल पकाने में इथाइलिन हार्मोन प्रयुक्त होता है। ये इथाइलिन गैस भी प्रयोग होती है। तो इथाइलिन हार्मोन जो है फलों को पकाने वाला कृत्रिम ये हार्मोन है। सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है। तो सूरजमुखी पौधे के बीजों में, सरल सा क्वेश्चन है, तेल होता है। अगला प्रश्न देखिए, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। तो इलायोप्लास्ट में जो है वसा का संग्रहण होता है और इलायोप्लास्ट जो है बीजों में पाया जाता है, बीजों में। तो ये बीजों में क्या करता है, वसा का संग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण है। वर्षा ऋतु में दरवाजे अकड़ जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है लकड़ियां क्या करती है, अंतः शोषण करती है पानी का। अगला प्रश्न देखिए, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। तो पादपों द्वारा जो वायुमंडल में जल का परिवर्धन होता है उसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अल्फांसो एक प्रजाति है। अल्फांसो एक फेमस प्रजाति है आम की। अगला प्रश्न, पौधों की जड़ों के माध्यम से पानी लेने का कारण है। तो पौधे जो है पानी लेते हैं जड़ों के माध्यम से। पौधे के विभिन्न भागों में बहुत बड़ा साइंस है कि हर पार्ट तक पानी पहुंचता है। तो ये प्रभाव होता है कैपिलरी प्रभाव। और यही प्रभाव जो है, एक और एग्जांपल इसका, जैसे
चिमनी वाला लैंप जलाते थे तो उसमें जो मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता था केरोसिन, वो भी कैपिलरी प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में क्या सत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल दोनों का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण होता है, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का ऑक्सीकरण, या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण एवं जल का अपचयन होता है? तो सही आंसर इसका है कार्बन डाइऑक्साइड का तो अपचयन होता है और जल का जो है ऑक्सीडेशन होता है। बीज का विकास होता है, बीज का विकास कहाँ होता है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, बीज का विकास जो है बीजांड में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पादप ऊतकों के जोड़े में से कौन विकल्प दारू व पोष व फ्लोएम यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाया जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में जो पाया जाता है वो पाया जाता है वाहिकाएं एवं चालिनी नलिकाएं। अगला प्रश्न देखिए, हार्मोन्स वह वर्ग जो पादपों में कोशिका विभाजन को सक्रिय करता है वह है? तो कोशिका विभाजन को सक्रिय करने वाला हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन होता है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है? तो दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए जो उत्तरदायी है वो होता है राइजोबियम। सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। अगला प्रश्न, निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा पौधों द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है? तो जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत कम मात्रा में लिया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो एजोला जो है बहुत अच्छा उर्वरक होता है अगर उसे ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में प्रयोग किया जाता है और धान के खेतों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, प्याज के लाल रंग होने का कारण है? तो प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, गाजर का लाल रंग भी इसी कारण होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न हमारा ये आज का है, टिक्का जो बीमारी है वो किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का फसल जो है वो टिक्का बीमारी जो है मूंगफली से संबंधित है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप जब भी बढ़ेगा द्रव की श्यानता जो है घटती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक नैनोमीटर बराबर होता है, एक नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है? तो एक नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁹ मीटर। अगला प्रश्न देखिए, एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? तो भूस्थिर ग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वो 24 घंटे ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारसिक मात्रक है, तो पारसिक जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है, समय का सेकंड हो गया। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री दूरी मापने की इकाई है, समुद्री दूरी को किससे मापा जाता है? तो समुद्री दूरी मापने की जो इकाई है वो नॉटिकल मील है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, इनमें से प्रकाश वर्ष जो है मात्रक है किसका? तो लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने का समय है? तो पृथ्वी जो है अपना एक पूरा चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। अगला प्रश्न है, 10⁻⁻12 सेकंड को क्या कहते हैं? तो 10⁻⁻12 सेकंड को पीको सेकंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसकी खोज की थी? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसकी खोज जो है कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, और गैलीलियो जो है दूरबीन की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स में संकेत स्रोत है, तो फाइबर ऑप्टिक्स में जो संकेत आते हैं उनका स्रोत जो है वो प्रकाश तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? यानी कि इनमें से ये बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। तो संवेग जो है वो सदिश राशि होती है, इसमें वेग परिमाण दोनों होता है, आयतन समय और घनत्व तीनों की तीनों अदिश राशियाँ हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसका कारण यह है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत कम होता है, बल बहुत अधिक होता है, या चंद्रमा पर विभिन्न गैसों के अणु परस्पर विकर्षण करते हैं। तो सही आंसर इसका है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपेक्षाकृत कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक जो है मापन की एक इकाई है जो कि प्रवाहिता को मापता है, यानी जल के बहाव का मापन जो है क्यूसेक में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग तापक्रम मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो तारों के मध्य जो है, यानी जैसे कि मैंने बताया था कि लंबी दूरियों को ज्ञात करने के लिए हम लाइट ईयर का प्रयोग करते हैं, तो लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायु की गति को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं हम उसको कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की जो हम परत चढ़ाते हैं इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो दूरी की है, 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए, सोलर सेल सौर ऊर्जा को, ये सौर होगा, सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में के रूप में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, वह क्यों रुक जाती है? तो लुढ़कती हुई गेंद आपने देखा होगा कुछ देर जाकर रुक जाती है, तो कारण होता है घर्षण बलों के कारण, यानी गेंद की सतह और जमीन के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसके कारण कुछ दूर जाकर गेंद रुक जाती है। बल की विमाएँ हैं, तो बल की विमाएँ जो होती हैं वो होती हैं MLT-2 इनवर्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट की कार्यप्रणाली किसके संरक्षण पर आधारित है? तो रॉकेट की जो कार्यप्रणाली है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसके अलावा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, वो भी इसके लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। चांद की सतह पर जी का मान क्या होगा? तो चांद की सतह पर जो है इससे कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, इस वैल्यू से कम जो है चांद की सतह पर गुरुत्वीय मान होगा। अगला प्रश्न देखिए, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता जो है हम लैक्टोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर एक यंत्र है जो कि दूध को मापता है। अगला प्रश्न है, समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत की डॉप्सन इकाई, ये भी हम डिस्कस। नेक्स्ट, जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो जल जब बर्फ में परिवर्तित होगा तो उसका आयतन बढ़ता है, क्योंकि जल जैसे ही बर्फ बनेगा उसका घनत्व घटता है, और घनत्व घटने के साथ साथ घनत्व घटेगा तो आयतन उसका जो है इंक्रीज होगा। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण है? तो बत्ती वाले स्टोव में जो केरोसिन ऊपर चढ़ता है उसका कारण जो है सरफेस टेंशन होता है, यानी पृष्ठ तनाव होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो पेंडुलम घड़ी जो है वो तीव्र गति से चल सकती है शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर क्या होगा? वह वस्तु जो है वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, किस ताप पर पानी का अपेक्षित घनत्व होता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न देखिए, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, सभी जो है साथ साथ पहुंचेंगे, क्योंकि सभी का आकार समान है, तो जी की जो वैल्यू होगी, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण हो सभी पे समान लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो किस विकिरण में जो है ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 200 से 280 नैनोमीटर की जो विकिरण होगी उसमें क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग हैं, तो प्राथमिक रंग आप लोगों को पता ही होंगे, नीला, हरा और लाल जो है, यानी RGB, रेड, ब्लू और ग्रीन जो है हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। आइंस्टीन के E = mc² में समीकरण सी, मतलब सी क्या दर्शाता है उसमें? तो सी जो है प्रकाश वेग का सिंबल है, एक तरह से प्रकाश का वेग जो है सी होता है E = mc² में। अगला प्रश्न देखिए, वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो वाहनों के पीछे का जो हमें पीछे से दूसरा वाहन आ रहा है वो देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सूर्य हमें दिखने लगता है, तो सूर्य हमें हमेशा वास्तविक सूर्योदय के हमेशा 2 मिनट जो है पहले दिखता है, और अगर सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखता है, वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? तो यानी जो दृश्य प्रकाश होता है हमारा उसमें
सर्वाधिक जो तरंग दैर्घ्य है वो किस रंग की होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की, तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो दर्पण और लेंस जो है दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे, क्योंकि माइनस में है तो दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। हमारी आंखें किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं? तो हमारी आंखें जो हैं इनमें से सर्वाधिक संवेदनशील जो होंगी वो रेड कलर के प्रति होंगी। अगला प्रश्न है, यदि दो लेंसों की शक्ति क्रमशः D1 तथा D2 हो और वह एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं तो युग्म की शक्ति होगी, यानी जो पावर होती है वो P1 प्लस P2 से हम जोड़ते हैं, तो यानी ये D1 D2 जो है डायोप्टर होता है इसका यूनिट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, D1 प्लस D2। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, विद्युत धारा जो है इसमें प्रवाहित नहीं होती है, तो बाकी सभी सुचालक पदार्थ हैं। लकड़ी जो है एक कुचालक पदार्थ है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण, उत्स्वेदन, ये सही आंसर इसका है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने में, जैसे विद्युत सेल इसका अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डायोड वह प्रयुक्ति है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड क्या करता है? धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क जो हम यूज करते हैं उस पर परत होती है आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। दोलन सर्किट में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो दोलन सर्किट जो है, दोलन सर्किट में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है तापमान को स्थिर रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इनमें से लोहा हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब लौह चुंबकीय है। तांबा इसमें से लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। किसी धारित्र की धारिता की व्यावहारिक इकाई है, तो किसी धारित्र की जो धारिता है वो हम फैराड में मापते हैं, तो व्यावहारिक जो इकाई है उसकी वो फैराड हो जाएगा। डायनामो एक मशीन है जिसका काम क्या है? तो डायनामो एक ऐसी मशीन है जिसका काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है, हमें पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ होल्स भी जो हैं विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। नेक्स्ट, एक परमाणु शक्ति संयंत्र जिस सिद्धांत पर काम करता है या है, तो उस सिद्धांत का नाम बताना है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इनमें से यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैडमियम इनमें रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारा होता है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत बहुधा अवशोषित करती है, तो यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणें जो है यानी परावैंगनी विकिरण को जो है अवशोषित करती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक्स किरणों के तरंग का क्या क्रम है? तो एक्स किरणों के तरंग का क्रम जो है वो बताना है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी, तो आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार जो है वो होती है 5.6 × 10⁻26। अगला प्रश्न है, एक सोलर सेल एकांश मूल रूप से होता है, सोलर सेल एकांश जो है मूल रूप से क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दो अच्छे चालकों के मध्य एक संधि होती है, सोलर सेल एकांश। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बिजली संयंत्र में काम में लाया जाने वाला परमाणु ईंधन है, तो परमाणु बिजली संयंत्र में जो ईंधन काम में लाया जाता है वो यूरेनियम है। निम्न में से कौन सी किरणें सर्वाधिक भेदनशील हैं? तो सर्वाधिक भेदनशील जो किरणें होती हैं वो होती हैं गामा किरणें। गामा रेज जो है सर्वाधिक भेदनशील होती हैं, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरणों की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235 जो है इस्तेमाल होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किससे बनी होती है? तो एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक चिप प्रयुक्त होती है वो सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर जो धातुएं होती हैं उनसे बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे जो हैं ऊर्जा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं। तो देखिए 2010 का क्वेश्चन है ये। तो मिश्र धातु जो होती हैं वो उच्च तापीय अतिचालक होती हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। तो चतुर्थ आयाम का परिचय जो है भौतिकी में किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। टैक्योन का तात्पर्य है, टैक्योन क्या होता है? टैक्योन का जो तात्पर्य है, टैक्योन हमारा होता है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले जो कण होते हैं उनको टैक्योन कहा जाता है। ऐसे कण जिनकी गति जो है प्रकाश की गति से तीव्र हो। अगला प्रश्न देखिए, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में जो है बड़े भंडार जो है थोरियम के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में जो ईंधन प्रयुक्त होता है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समृद्ध यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग होता है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। श्याम विवर होता है, यानी श्याम विवर ब्लैक होल या कभी कृष्ण विवर लिख के दे देता है, कृष्ण विवर। तो ब्लैक होल हो गया, श्याम विवर हो गया, तो या ब्लैक होल, श्याम विवर, कृष्ण विवर, तीनों नाम में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्या होता है? तो ये होता है कि यहाँ से कोई भी अगर चाहे वो प्रकाश की किरण भी चली जाए तो वो भी परावर्तित नहीं हो पाती है। तो सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनको ये अवशोषित कर लेता है, किसी भी प्रकार के विकिरण हो। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है। आंसर हो जाएगा 8 एंगस्ट्रम। तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारे की ऊर्जा का स्रोत हमने अभी देखा था कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोवोल्टिक सेल इसमें से किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा से संबंधित है फोटोवोल्टिक सेल। अगला प्रश्न देखते हैं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है 10 दिन जो है उसकी अर्धायु है। तो इसका अभिप्राय क्या होगा? तो इसका जो अभिप्राय है वो है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी बहुतायत में पाई जाती है? तो नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से जो है भारत में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा थोरियम, अभी हमने डिस्कस किया था। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो कंट्रोल छड़ों का प्रयोग नहीं किया, हमने अभी पढ़ा था कि नियंत्रित अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसके लिए कंट्रोल छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे फिजिक्स के महत्व